क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफ़ा बस दिल से अपने दिल के अंदर। हो क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफ़ा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। हो ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर। झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर। झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बीपीएससी में। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो डीपीएसपी से रिलेटेड रहेगा। आज हम लोग जो जानेंगे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड सारे अनुच्छेदों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जब मंजिल है, मंजिल क्या है रास्ते क्या है, एक शायरी है, मंजिल क्या है रास्ते क्या है, जब हौसला है तो फासले क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, जब हौसला है तो फिर जीतना तो है एक न एक दिन, तो मेहनत तो जारी रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर कुछ भी सीखने को मिलेगा, अगर थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट होगा तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसकी तुलना मौलिक अधिकार से की जाती है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कितने कॉमन बातें हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अलग चीज़ हो गया और मौलिक अधिकार अलग चीज़ हो गया। मौलिक अधिकार जो है वो डायरेक्ट संविधान के द्वारा नागरिकों को दिया जाता है। उसको लागू करने के लिए किसी ज़रूरी नहीं है कि किसी विधि या किसी कानून के द्वारा ही उसको लागू किया जाएगा। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को दिया जाता है। अगर राज्य सरकार की अपनी इच्छा के ऊपर है, बाध्यकारी नहीं है, अपनी इच्छा के ऊपर है। जब उसको उसके पास संसाधन रहेगा राज्य सरकार के पास तो वो आपको देगा वो सुविधा। अगर नहीं रहेगा तो वो साफ इनकार कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मौलिक अधिकार, अगर आपकी किसी ने आपके मौलिक अधिकार को छीना या छीनने की कोशिश किया तो आप इसको डायरेक्ट लेकर के न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि संविधान इसको खुद संरक्षण देता है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो नैतिक और राजनीतिक संरक्षण इसको प्राप्त है, संवैधानिक संरक्षण इसे प्राप्त नहीं है। तो ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंट है। आई बात समझ में। हम मौलिक अधिकार पे भी एक प्यारा सा वीडियो बनाएंगे, सब कुछ उसके जो है अनुच्छेदों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो ये जो है वो राज्यों, जैसे कि मान लीजिए संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दे दिया, तो राज्य ने पूछा कि भाई साहब, संविधान भाई साहब, आप जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार दे दिए, हमको क्या दिए हैं? तो बोला भाई आप ले लीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान ने जो है निर्देश दिया है नागरिकों को कुछ, उसे ही बोला जाता है नीति निर्देशक तत्व। आई बात समझ में। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बहुत अंतर है। सबसे पहले जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे किस भाग में शामिल इसको किया गया है। जैसे कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, उसी तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है। यहाँ पे देखिएगा हम लिखते जा रहे हैं, राज्य का जो डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी ये कितने भाग कितने में है? भाग 4 में है। और अगर इसके अनुच्छेद की बात करें तो जहाँ से मौलिक अधिकार समाप्त होता है वहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व शुरू होता है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक अनुच्छेद में है, तो ये 36 से 51 तक है। तो इसका अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 36 से 51। आप जानते हैं कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये किस देश से जो है प्रेरणा लेकर के इसको बनाई गई है? तो आयरलैंड से। किससे ली गई है? आयरलैंड से। आयरलैंड से। आई बात समझ में। इसके और क्या इसमें जान सकते हैं कि ये जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब कि आप जो है सरकार आपको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो निर्देश लिखे गए हैं, अगर उसका पालन सरकार नहीं करती है तो आप इसका चुनौती लेकर के आप जो है इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। न्यायालय में इसे परिवर्तन नहीं करा सकते, न्यायालय में इसे लागू नहीं करा सकते हैं, न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
आई बात समझ में। जैसे कि होता क्या कि मौलिक अधिकार में अगर उल्लंघन होता है तो हम लोग न्यायालय में जा करके उसे पुनः लागू करवा लेते हैं। वो न्यायालय में परिवर्तनीय होता है, वाद्य योग्य होता है, उस पर न्यायालय बात विवाद करता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में चुनौतीपूर्ण नहीं होता है, परिवर्तनीय नहीं होता है। तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, परिवर्तनीय नहीं होता है। अगला पॉइंट अगर हम लोग जाने डीपीएसपी में, तो ये बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी कहने का मतलब है कि आप जो है अगर राज्य के ऊपर इसको दबाव नहीं डाल सकता है, संविधान या कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको जो नीति निर्देशक तत्व में जो लिखा हुआ है उसको आपको करना ही है, पूरा करना ही है, ऐसा वो कोई बाध्य नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखी गई बातें बाध्यकारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी राज्य के पास बराबर संसाधन रहते हैं। किसी राज्य के पास संसाधन कम है, किसी राज्य के पास संसाधन ज़्यादा है, तो एक ही नियम के तहत सभी राज्यों को कह दिया जाएगा सेवा देने के लिए, कानून बनाने के लिए, तो फिर उसको समस्या हो जाएगी। तो जो है राज्य अपने संसाधन के अनुसार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पालन करने की कोशिश करेगा। हाँ, देश के संचालन में संविधान को बेहतर तरीके से चलाने में ये काफ़ी जो है मूलभूत है, काफ़ी मूलभूत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लेकिन ये जो है बाध्यकारी नहीं है। आई बात समझ में? मतलब इस पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है कि आपको ये करना ही है। अगर इसके पास संसाधन रहेगा तो ये करेगा, संसाधन नहीं रहेगा तो ये वो ज़रूरतें पूरा नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए वहीं एक तरीके का है कि एक पिता बाध्यकारी नहीं होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के पिताजी अपने बेटे को बुलेट किन दिए हैं तो हमारे पिताजी से भी कहेंगे पिताजी किन दीजिए, तो बुलेट किनिए देंगे। उनके पिताजी के पास संसाधन था तो उन्होंने खरीद दिया, मेरे पिताजी के पास वो संसाधन नहीं था, वो नहीं है तो वो नहीं खरीदते हैं, है कि नहीं? तो वही है कि संसाधन के अनुसार राज्य अपने नागरिकों को जो है जितनी सुविधा देना होगा वो देगा, कोई बाध्यकारी नहीं है। अगर मान लीजिए राज्य सरकार पेंशन दे रहा है अपने नागरिकों को, वो जब चाहे वो बंद कर सकता है। आप इसको लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकती है कि राज्य सरकार हमको पेंशन नहीं दे रहा है। राज्य सरकार स्पष्ट कहेगा कि भाई साहब मेरे पास संसाधन नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ। जैसे कि दिल्ली में पहले मुफ्त में बिजली मिलती थी, अब पता नहीं अभी भी मिलती है शायद। अगर बिहार सरकार भी चाहे कि हम लोग को मुफ्त में बिजली दे तो कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ बिजली महंगा है। लेकिन अब जो पावर प्लांट नवादा में बैठने वाला है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उससे हो सकता है कि बिहार में कुछ बिजली सस्ती हो जाए, पर अभी तो महंगी है और हम लोग को फ्री में दे भी नहीं सकता है राज्य सरकार, क्योंकि हमारे पास राज्य के पास उतने संसाधन नहीं है। तो आप अंतर समझ रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्यों बाध्यकारी नहीं बनाया गया? इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि संसाधन के अनुसार ही राज्य अपने नागरिकों को सुविधा दे पाएगा। जैसे आप पिता को बाध्यकारी बना दीजिएगा तो क्या पिता जो है, अब एक अमीर पिता जो अपने बेटे को जो चीज़ दे पाता है, गरीब पिता से दबाव डालिएगा तो भी वो बेचारा क्या कर पाएगा, है कि नहीं? लेकिन हाँ, वो अपने आवश्यकता के अनुसार अपने बेटों का सपना जरूर पूरा करने की कोशिश करता है, ज़रूरतें जरूर पूरा करने की कोशिश करता है। तो वैसे राज्य भी जो है अपने संसाधन के अनुसार अपने नागरिकों की जो है सेवा करना चाहता है या करता है। आई बात समझ में? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ये कुछ पॉइंट है इसके बारे में। एक और है कि डीपीएसपी जो है वो वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य कहने का मतलब है कि इस पर न्यायालय में आप बात विवाद नहीं कर सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार बात योग्य होता है, इस पर जो है बात विवाद किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व वो वाद योग्य नहीं है। आई बात समझ में? तो कुछ ये पॉइंट है जो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो 36 से लेकर 51 तक मौलिक अधिकार है, उसमें किसमें कौन सी बातें लिखी गई है। आप देख रहे होंगे पीछे हमने जो है सारा अनुच्छेदों को जो है लिख दिया है कि नहीं? चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 36 में क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 36 में लिखा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के लिए भी राज्य का परिभाषा वही रहेगा जो मौलिक अधिकार के लिए भाग 3 के अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, वो वही राज्य की परिभाषा डीपीएसपी के लिए भी रहेगा। ये लिखा गया है अनुच्छेद 36 में। आई बात समझ में? तो अनुच्छेद 36 में क्या लिखा गया है कि राज्य का परिभाषा वही रहेगा जो भाग 3 के लिए है। तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और वही राज्य की परिभाषा डीपीएसपी के लिए भी बैठेगी फिट। इसमें डीपीएसपी के लिए कोई राज्य का परिभाषा अलग से नहीं दिया जाएगा।
37 के अगर अनुच्छेद 37 की बात करो तो डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 37 में कि डीपीएसपी को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं बना सकते हैं। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इस पर बात विवाद नहीं हो सकता है, इसे न्यायालय में ले जाकर के चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 37 में। तो अनुच्छेद 36 में क्या लिखा गया था कि राज्य का परिभाषा वही रहेगा जो अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 12 में जो राज्य का परिभाषा दिया गया है, वही राज्य का परिभाषा जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए भी रहेगा। 37 में लिखा गया है कि डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगर 38 की बात करें तो 38 में 2 अनुच्छेद है, एक है 38 के ए। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो अपने नागरिकों को, देखिए जितने भी इसमें है वो राज्य देगा नागरिकों को, यही है नीति निर्देशक तत्व जो है वो निर्देश है एक तरीके के राज्यों के लिए जो अपने नागरिकों को देगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देगा या देने की कोशिश करेगा। तो कितने तरीके के न्याय? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देने की कोशिश करेगा या देगा। कौन? राज्य। किसको? नागरिकों को। आई बात समझ में? 38 के बी में लिखा गया है कि राज्य जो है अपने राज्य के नागरिकों को आय, उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान और अवसर में जो असमानता होती है उसको कम करने की कोशिश करेगा, कम करने के लिए कानून बनाएगा, कम करने के लिए विधि बनाएगा, लेकिन उसको कम करेगा। ये बात कहा गया है 38 के बी में। आई बात समझ में? 38 के में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देगा राज्य अपने नागरिकों को, और 38 के बी में लिखा गया है कि आय, प्रतिष्ठा, अवसरों में जो असमानता है उसको समानता में बदल देगा। कौन? राज्य। उसके बाद अगर बात करें 39, तो 39 में है राज्यों की नीति निर्माण हेतु निर्देश, कि राज्य अगर अपने नागरिकों के लिए जो नीति का निर्माण कर रहा है उसमें कुछ उसको निर्देश दिए गए हैं कि किन किन निर्देशों को उसे पालन करना होगा मुख्य रूप से। तो इसमें 6 तरीके के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार जो है मौलिक अधिकार में, उसमें 6 तरीके के अधिकार दिए गए हैं, ठीक वैसे इसमें भी जो है राज्य को नीति निर्माण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं 6 तरीके के राज्यों के। तो वो 6 तरीके का निर्देश क्या है कि राज्य जो है वो आजीविका का अवसर की आपूर्ति कराएगा। राज्य अपने नागरिकों की जो है आजीविका के अवसरों की आपूर्ति कराएगा। देखिए, आजीविका और नौकरी में अंतर है। नौकरी योग्यता के आधार पर दी जाती है, लेकिन जो आजीविका के साधन है वो मनुष्यों को जो है उपलब्ध कराया जाता है बिना योग्यता को देखे हुए, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ उनकी जो है आजीविका अपनी चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ अवसर उनको होना चाहिए जिससे वो अपने आजीविका को अच्छे ढंग से चला पाए। तो वो अवसर उपलब्ध कराएगा राज्य, अपने नागरिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा। आई बात समझ में? 39 के बी में क्या लिखा गया है कि संसाधन का समान वितरण करेगा। राज्य जो है अपने संसाधनों का समान वितरण करेगा, जिससे सामुदायिक वितरण करेगा, समुदाय का विकास होगा, समान तरीके से समानता के आधार पे होगा। इस तरीके से संसाधन का वितरण करेगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग को संसाधन ज़्यादा दे देगा, किसी वर्ग को संसाधन नहीं देगा। तो इस तरीके से जो है उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा समाज को वास्तव में कितने संसाधन की ज़रूरत है, और इस तरीके से समान वितरण करेगा अपने संसाधनों में। 39 के सी में लिखा गया है कि धन एवं उत्पादन का केंद्रीकरण नहीं होगा। राज्य अपने धन और अपने उत्पादनों का कभी केंद्रीकरण नहीं करेगा। केंद्रीकरण करने का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के ही हाथ में पूरा का पूरा धन, राज्य का पूरा उत्पादन किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसको जो है वितरण कर देना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। वैसा ही भी अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे देंगे सारी शक्तियाँ, सारे कुछ, तो वो व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा। फिर समाज में समानता कहाँ से रहेगी? अगर समानता नहीं रहेगी तो एक आदर्श समाज बनेगा कैसे? और आदर्श समाज नहीं बनेगा तो हमारा संविधान जमीनी स्तर पे लागू कैसे होगा? है कि नहीं? तो 39 के सी में लिखा गया है कि धन एवं उत्पादन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। 39 के डी में लिखा गया है कि स्त्री या पुरुष, स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था करेगा राज्य। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब ऐसा नहीं है कि स्त्री अगर वही काम को कर रही है तो उसको कम वेतन दिया जाएगा, पुरुष वही काम को करे तो उनको ज़्यादा वेतन दिया जाएगा, ऐसा नहीं। अगर कार्य समान है, समय समान है, तो स्त्री हो या पुरुष वेतन उसको समान मिलना चाहिए।
ये बात किस में की गई है? 39 के डी में। और ये जो है ये एक ऐसा अनुच्छेद है 39 का डी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में एक केस आया था, रणधीर और बनाम भारतीय संघ, शायद 1982 का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि अनुच्छेद 39 के डी को आप न्यायालय में ले जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। पूरे के पूरे नीति निर्देशक तत्वों में एकमात्र इसके बारे में बाद में फैसला लिया गया था रणधीर VS भारत संघ 1982 के केस में। उसके बाद अगर बात करें 39 के ई में क्या लिखा गया, तो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, बालक हो, उनकी शक्ति, उनकी क्षमता, उनकी आयु का राज्य दुरुपयोग नहीं करेगा और नहीं करने देगा। आई बात समझ में? यानी कि राज्य कभी भी स्त्री, पुरुष, बच्चे की आयु, उसकी क्षमता, उसके योग्यता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। ऐसे कोई भी काम किसी व्यक्ति से नहीं कराएगा जो उसके क्षमता के बाहर का हो, जो उसके आयु से बाहर का हो। यानी कि व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार ही काम जो है वो मुहैया कराएगा। आई बात समझ में? यानी कि उनके शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य ऐसा कोई नीति बना दे, ऐसा नीति ऐसा कानून बना दे जिसमें जो है महिलाओं को कुछ ऐसा काम सौंप दिया जाए जो उसके क्षमता से बाहर का हो, तो वो जो है राज्य ऐसा काम नहीं करेगा। 39 के एफ में क्या लिखा गया है कि बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा राज्य अपने नागरिकों में जो बालक है उनकी स्वास्थ्य के, उनकी शिक्षा की, शिक्षा इसमें नहीं है, उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए जो है अवसर उपलब्ध कराएगा। तो आप लोग देखते होंगे कि जो है बच्चों को तरह तरीके का जो है आंगनबाड़ी में खाने के लिए प्रोटीन वगैरह हर चीज़ दी जाती है छोटे छोटे बच्चों को, तो वो सारी चीज़ें मुहैया कराएगा कौन? राज्य। किसके अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 39 के एफ के तहत। तो ये 6 तरीके का निर्देश जो है राज्य को दिया गया है। अपने नीति निर्माण के तहत इन 6 निर्देशों को अपने दिमाग में रखेगा। अगर 40 की बात करते हैं तो 40 में है पंचायत का निर्माण। पंचायत से संबंधित जो भी मामले हैं वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। तो अब ज़रा ध्यान से सोचिएगा, पंचायत भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। तो राज्य जब चाहे तब इस पंचायत को जो है जिस क्षेत्र से चाहे उसको क्षेत्र से हटा सकता है। अगर पंचायत का जो है खर्चा वो नहीं उठा पाएगा तो उस राज्य के उस क्षेत्र की पंचायत को वो बदल सकता है, क्योंकि ये वो उसके हाथ में है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसके हाथ में है? राज्य के हाथ में है। इसी का 93वां संविधान संशोधन करके फिर से जो है पूरी व्यवस्था की गई है पंचायत की। तो वो बात की बात है, किसी वीडियो में हम लोग जानेंगे 93वां संविधान संशोधन भी। 41 में है कि किसी विशेष परिस्थिति जैसे बीमारी हो गई, बेकारी हो गई, मतलब कोई बेकार में बैठा हुआ है, बेरोजगार, बुढ़ापा, असमर्थ, जो लोग असमर्थ हैं, अपंग आदमी है, अपाहिज आदमी है, जो उनके लिए जो है राज्य कार्य, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। 3 तरीके का कार्य, शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। आई बात समझ में? और इसी के तहत जो बुढ़ापा पेंशन दिया जाता है राज्य इसी के तहत देता है। बीमारी में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो अलग अलग बीमारी जैसे कि किडनी की बीमारी के लिए जो है राज्य जो है 2-2.5 लाख का जो है मुफ्त में क्या करते हैं पैसा देता है ताकि इलाज हो सके। बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए राज्य कुछ सहायता प्रदान करता है। तो ये सारे अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में? तो ये दिमाग में रखना है। तो इसी के तो अगर जब चाहे राज्य इसको बंद कर सकता है, आप इसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। नई बात समझ में? ये राज्य के ऊपर है। जैसे पापा है, पापा जब चाहे तब जो है मोबाइल छीन सकते हैं, जब चाहे तब गाड़ी छीन सकते हैं। आप इसको लेकर के कहीं भी पंचायत या कहीं भी सभा में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके बाप हैं। उसी तरीके से राज्य भी है। राज्य जब चाहे इसको ख़त्म कर सकता है, हटा सकता है। ये हवाला दे करके उसके पास संसाधन नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगला है, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि एक तरफ से मौलिक अधिकार को दिया गया है तो दूसरे तरफ से जो है उसको छीना गया है, ऐसा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 42 में कि अगर कार्य देगा तो कार्य करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी उपलब्ध कराएगा। कौन? राज्य। यानी कि कार्य के लिए अपने नागरिकों को कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां, उनके मनोचित परिस्थितियां, उनके मन के अनुसार उनकी मनोचित परिस्थितियां होनी चाहिए। उनके अनुसार परिस्थितियां भी, उनके कार्य के अनुसार उनके अनुकूल परिस्थितियां भी उपलब्ध कराना राज्य का ही काम है।
ऐसा नहीं है कि राज्य कोई काम कर दिया कि नागरिक ये काम करेंगे और ऐसा कोई अनुकूल परिस्थितियां ही नहीं दिया, तो फिर वो संकट हो जाएगी ना उस व्यक्ति के लिए काम को करना। और इसके साथ ही महिलाओं को प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराएगा राज्य, जिसमें जो है उसकी डिलीवरी के समय जो भी सहायता प्रदान की जाती है वो राज्य इसी के तहत कराता है। यानी कि महिलाओं को प्रसूति सहायता भी कौन देगा? राज्य। किस अनुच्छेद के तहत? 43 के तहत। आई बात समझ में? इसके बाद समझते हैं 43 के ए। इसमें है कि जो है उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, यानी कि जो उद्योग प्रबंधन है तो राज्य जो है उसमें कर्मचारियों की भागीदारी को तय करेगा ताकि धांधली को रोका जा सके। उसके बाद है 43 के बी में कि सहकारी समितियों का गठन करेगा। राज्य जो है वो तरह तरह के सहकारी समितियों का गठन करवाएगा। यही बात समझ में। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण है 44वां संविधान संशोधन में है कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 में। समान नागरिक संहिता, समान मतलब कि जिसमें दोनों लेटर समान हो, समान नागरिक संहिता 44 में। 45 की बात करते हैं तो बालकों की देखरेख एवं शिक्षा का अवसर। बालकों की देखरेख एवं शिक्षा का अवसर किस अनुच्छेद में है? 45 में। ये भी शिक्षा के अवसर जो है बालकों में वो 0 से लेकर के मतलब कि 6 वर्ष तक के जो है बच्चों के लिए इसमें शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 45 में। और वहीं जो है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के ए में लिखा गया है। तो कुछ मौलिक अधिकार में जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था उसकी देखरेख अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। और वहीं अगर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की अगर शिक्षा की बात की जाए उसको अनिवार्य बना करके मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। वो भी 46वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत उसको भी जोड़ा गया, 21A को भी जोड़ा गया और इसको भी जो है इसमें जो है शिक्षा का अवसर जो है इसको उम्र को 0 से 6 वर्ष तक किया गया। आई बात समझ में। चलिए आगे है अनुच्छेद 46। उसमें है दुर्बल वर्ग जिसमें SC ST जो होते हैं, खास करके SC ST वर्ग के, उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी जो है शिक्षा, उनकी आय, उनके शोषण की सुरक्षा करना राज्य का जिम्मेदारी है कि कोई जो है पिछड़े वर्गों को, दुर्बल वर्गों का कोई शोषण न कर पाए, इसका खास ख्याल रखना होगा राज्य को। आई बात समझ में। अगर उसके बाद बात करें अनुच्छेद 47 की तो जीवन स्तर में सुधार राज्य करेगा, अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करेगा, स्वास्थ्य में सुधार करेगा, नशीले पदार्थों पर रोक लगाएगा। नशीले पदार्थों पर रोक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि राज्य किस अनुच्छेद के तहत जो है नशीले पदार्थों पर रोक लगाते हैं, तो अनुच्छेद 47 के तहत। आई बात समझ में। जैसे कि जो बिहार में बिहार एक मजाक ही लगता है ये बात कि बिहार में दारू बंद है, तो राज्य सरकार ने बिहार में दारू बंद किया किस अनुच्छेद का उपयोग करके? 47 के तहत। लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या बिहार में सच में शराब बंदी है? शराब बंद है? आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि शराब बंद है कि नहीं बिहार में। तो जो है नशीले पदार्थों पर भी रोक कौन लगाएगा? राज्य। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 48 की तो कृषि पशुपालन का आधुनिकीकरण करेगा राज्य, तरह तरह के उचित किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराएगा, वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करेगा, किसानों को देगा, कृषि में उपयोग करेगा, पशुपालन में उपयोग करेगा ताकि कृषि पशुपालन का आधुनिकीकरण हो सके। आई बात समझ में। 48 के ए में जो है इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे भी जोड़ा गया, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। 48 के ए में क्या लिखा गया है? पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। उसके बाद 49 की बात करें तो ऐतिहासिक स्थानें, स्मारक, ये जितने भी ऐतिहासिक स्थान है, ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, इन सब की राज्य जो है वो रक्षा और सुरक्षा करेगा। यानी कि राज्य अपने राज्य के अंतर्गत जितने भी ऐतिहासिक स्थान हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, उन सब की रक्षा करने का जिम्मेदारी किसको है? राज्य को। किस अनुच्छेद के तहत? 49 के तहत। जैसे हमारे राज्य में सासाराम है, सासाराम का जो मकबरा है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। नई बात समझ में। 50 की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होना चाहिए। 50-50 50 में, अनुच्छेद 50 में क्या लिखा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होना चाहिए, कोई एक दूसरे के सापेक्ष नहीं होना चाहिए।
ये बात किस में लिखा गया है? 50 में। 51 में क्या लिखा गया है कि राज्य जो है वो विश्व शांति, राष्ट्रीय शांति, विश्व के साथ जितने भी संधि समझौते केंद्र करता है, जो हमारे देश में न्याय होता है, आपसी जो विवाद होते हैं, इन सबको जो है बैठ के एकांत में जो है उसका निपटारा करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं उसका सम्मान करेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है। किस अनुच्छेद के तहत? 51 के तहत। आई बात समझ में? एक और अनुच्छेद जो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 39A, कैपिटल ए, 39A। इसमें क्या कहा गया है कि समान न्याय होना राज्य कराएगा, सामान्य न्याय देगा राज्य, और निःशुल्क विधिक सहायता भी देगा। सरकारी टीचर की तरह सरकारी वकील भी उपलब्ध कराएगा राज्य। यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 39 के ए में। ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। एक छोटा संविधान अपने आप में 42वां संविधान संशोधन एक छोटा संविधान ही है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से सारे अनुच्छेद को आप भी नोट कर लीजिएगा, नोट करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिएगा। बार बार आप रोज पर डे उस पर जब नज़र जाएगी अपने आप याद हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए, तो आगे हम लोग को जानते हैं दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। ये सब तो जान ली है, अब हम लोग जानते हैं क्या अंतर है। तो एक तरफ हम लोग समझते हैं, एक तरफ लिखते हैं DPSP, एक तरफ लिखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक फंडामेंटल राइट्स लिख देते हैं, FR। चलिए, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, पहला है कि ये भाग 4 में है, तो ये भाग 3 में है। दूसरा अंतर, इसमें अनुच्छेद जो है 36 से 51 है, तो ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 है। ये जहाँ से खत्म होता है ये वहाँ से शुरू होता है। इसको अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, और ये आयरलैंड से प्रेरित है। ये न्यायालय में जो है इसको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, जबकि इसको नैतिक और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, संवैधानिक संरक्षण नहीं प्राप्त है। यानी कि इसमें अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई DPSP का कोई राज्य अगर पालन नहीं करता है तो आप इसे न्यायालय में दे करके नहीं जा सकते हैं। यानी कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय में वाद योग्य है, तो ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये बाध्यकारी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बाध्यकारी है, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मौलिक अधिकार बाध्यकारी है, इसको मानना पड़ेगा, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बाध्यकारी नहीं है। आई बात समझ में? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार संविधान खुद नागरिकों को देता है, जबकि DPSP जो है वो राज्य अपने नागरिकों को देता है अपने इच्छा अनुसार। तो ये कुछ अंतर है जो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा क्लास जिसमें हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सारे, इसमें इस क्लास का जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही था, अनुच्छेद को डिस्कस करना। बाकी मौलिक अधिकार के बारे में एक एक अनुच्छेदों में, जैसे कि राज्य जो है वो किस स्त्री पुरुष बच्चों की क्षमता शक्ति आयु के दुरुपयोग नहीं कर रहा है, तो किस प्रकार से हमारे राज्य में ये लागू है, कैसे हमारे राज्य में उदाहरण देकर हम लोग जो है फिर से एक जो है विस्तृत ज्ञान लेकर के आएंगे DPSP के बारे में। ये छोटा सा हमारा इस वीडियो का लक्ष्य था, आप लोगों को सारे मौलिक अधिकार सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेदों को आपके सामने रखना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, पढ़ाने में त्रुटि हो गई हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।